हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। एक बात आप सभी को कहनी है कि बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पर भी, इवन कई बार तो आप देखेंगे कि कमेंट बॉक्स में भी लिखा हुआ होता है कि एग्ज़ाम कब होगी, 12th बोर्ड एग्ज़ाम कब होगी। देखिए, मेरे को नहीं पता है कब होगी, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि आज शाम को, मतलब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज मीटिंग है सीबीएसई वालों की, मतलब एनटीए, सारी जितनी भी एकेडमीज़ हैं जो कि आईआईटी नीट इनकी एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाती हैं वो, और शिक्षा मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट, इनकी क्या है, एक मीटिंग है जिसमें आज डिस्कशन हो जाएगा कि सीबीएसई की एग्ज़ाम जो है 12th की वो होने वाली है या फिर नहीं होने वाली। और जो डिसीज़न वो लेंगे, आप मान के चलिए वही डिसीज़न स्टेट गवर्नमेंट भी फॉलो करेगा। ठीक है, तो फिर अगर उन्होंने बोल दिया कि 12th बोर्ड की एग्ज़ाम कैंसिल, तो समझिए कि आपके भी ऑल एंड ऑलमोस्ट कैंसिल है। ऑल एंड ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, मतलब 99% चांसेस हैं कि अगर वहाँ से कैंसिल हो गया, सीबीएसई ने अपने पेपर्स को कैंसिल कर दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को अगर कैंसिल कर दिया, तो फिर आपकी भी जो एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो तब खुश हो जाइएगा। और अगर ऐसा नहीं आता है तो पढ़ना तो है ही, और मेरा वीडियो देखना मत भूलना। चलिए वीडियो चालू करता हूँ। मैं हूँ प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो लास्ट तो नहीं, 5वां पेपर है ना, 5th पेपर करते हैं। उससे पहले दो चीज़ें कहना चाहूँगा। चलो, आपको एक सवाल दिखाई देगा जो मैंने छुड़वा दिया था, और मैंने बोला था कि बच्चों मेरे को पता नहीं कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। मैंने बोला था संचार लगा लीजिएगा। बताता हूँ, देखो सवाल आपको दिखाई देगा, ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी लक्ष्य से बिना सीधे संपर्क साधे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। आपको उस पर्टिकुलर साइंस का नाम देना था। अब ये क्या नाम है तो आपकी बुक में नहीं है, तो पहली बात तो ये सवाल आने से रहा। ठीक है, हाँ, जिन बच्चों को आंसर चाहिए उनके लिए बता रहा हूं, सुदूर संवेदन। सुदूर संवेदन। थैंक यू गिरिजा जी, गिरिजा शर्मा है शायद पूरा नाम। तो उन्होंने मेरे को भेजा, वो मैंने बोला था ना कि किसी न किसी पासबुक के अंदर ये दिया हुआ होगा, तो वहाँ से उन्होंने छाप दिया है। ठीक, तो उन्होंने पासबुक की कटिंग मेरे को भेजी कि सर ये देखिए यहाँ पर सुदूर संवेदन लिखा हुआ है। आपकी बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ तो चिंता मत करो, आएगा नहीं, लेकिन उसमें लिखा हुआ था, मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू बच्चे ये बताने के लिए। और एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो के अंदर जो मेरे से थोड़ा बहुत हट गया था, ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन हुआ। थैंक यू बच्चे, आपने बताया। विपिन है ना, विपिन, थैंक यू, आपने ये मेरे को बताया, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। 15th नंबर का आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है, नीचे कहीं दिखाई आ रहा होगा, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है वो कि एक टीवी टावर की ऊंचाई 50 मीटर है, h = 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी 80 मीटर है, सॉरी देखो क्या गलती कर रहा हूँ मैं। एक टीवी टावर की ऊंचाई जो है वो 80 मीटर है। किस अधिकतम दूरी तक टीवी प्रसारण प्राप्त किया जा सकता है यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁶ मीटर हो। पृथ्वी की त्रिज्या आप सभी को पता है r होती है, और ये कितनी है, 6.4 × 10⁶ मीटर है। ठीक, अब दूरी आपको देखनी है, तो मैं गलती क्या कर गया था, मैंने कुछ ऐसा लिख दिया था। ठीक है, ये फॉर्मूला गलत है ना। ये क्या होगा, √2RH होगा बच्चों। क्या होगा, √2RH होगा। जल्दीबाजी में या कैसे भी मान लीजिए ये गलत है, ये बिल्कुल सही फॉर्मेट है। r और h की वैल्यू आपको दी हुई है, मल्टीप्लाई कीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को कर लीजिएगा। ओके, तो ये सवाल हुआ। चलो अब बात करते हैं अपने 5th पेपर की, 5th मॉडल टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन की, कि हमें क्या काम करना है। ये मैं हटा देता हूँ, उसके बाद में क्वेश्चन करना चालू करते हैं बच्चों। और घर पे सभी ठीक है ना, ठीक ही रहने चाहिए बच्चों, अपना पूरा ध्यान रखो इस समय। हाँ देखो क्या है, दूसरा सवाल पता चल गया ना। खंड जो है वो आपके पास में ए ही है, और ए के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। अब जो एक नंबर के सवाल थे, एक सिंगल लाइन में जो देने थे हमें, वो बता रहा हूँ। तो दूसरा सवाल, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं दूरी के मध्य आरेख खींचिए। दूसरा सवाल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दूरी के मध्य आरेख बिंदु आवेश के कारण कितना होता है, KQ/R²। तो मैं फॉर्मूले से पता लगा सकता हूँ कि ये
व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। कैसा जाएगा? सभी को पता होना चाहिए देवताओं। कैसा भैया? ऐसा व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ यही है। ठीक, ध्यान में रखिए, ये विद्युत क्षेत्र और ये दूरी लिख लीजिएगा। हो गया। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल क्या है? दिए गए चित्र में धारा I का मान क्या होगा? बहुत सिंपल सा सवाल है। ऐसी एक लाइन खींची हुई है और इसमें यहाँ पर 1.2 एम्पियर है, इधर से एक और लाइन आ रही है आती हुई 0.7 एम्पियर, और फिर इधर एक लाइन जा रही है और एक इधर लाइन जा रही है ना। तो यहाँ पर 0.8 एम्पियर लिखा हुआ है, इधर I लिखा हुआ है और इधर 0.1 लिखा हुआ है। भगवान, हो जाएगा क्या काम? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है माइनस में आंसर आने वाला है देवताओं। नहीं, माइनस में कहाँ से आएगा? थोड़ा गलत है। चलिए देखिए, ये देखो, ये सारे के सारे पॉइंट एक ही हैं। आप माने तो ये सारे के सारे पॉइंट एक ही है ना। क्यों? क्योंकि इससे और कोई ब्रांच नहीं निकली, ये एक ही शाखा पर स्थित सारे बिंदु हैं जिनसे और अधिक देखा नहीं जा सकता। तो हम बोल रहे हैं कि चलो पहले यहाँ पे ही काम कर लो। आप चाहो तो एक जगह भी काम कर सकते थे, आप चाहो तो दो अलग अलग पॉइंट बना दो, एक x बना दो, एक y बना दो। ठीक है, और ये y जो है ये इनका पूरा योग मान लेना, ये पूरा एक पॉइंट मान लेना आप। ठीक है, काम हो जाएगा आसानी से। देखिए, तो x पे आती हुई धाराओं का योग जाती हुई धाराओं के योग के बराबर होगा। तो मैंने इसको मान लिया है कि ये वाली धारा जो है इसे हमने बोल दिया है I1। ठीक, तो एट पॉइंट x या फिर x संधि पर क्या होगा? आती हुई धाराओं का योग, मतलब 1.2 प्लस 0.7 बराबर होना चाहिए जाती हुई धारा तो एक ही है, I1। कितना हो गया भाई? 1.9 एम्पियर इज इक्वल्स टू I1। अब ये देखो I1 कैलकुलेट हो चुका है। अब y बिंदु पर आओ, तो हमने लिखा y संधि पर क्या होगा? आती हुई धारा एक ही है और 3 जा रही है। ठीक, आती हुई धारा कौन सी? 1.9। अरे I1 ही तो आ रही है ना, तो 1.9 लिख दो I1 की जगह। जाती हुई धाराएं कौन कौन सी है? एक तो 0.8 है, एक 0.1 है और एक I है। देखो ये 0.9 हो गया क्या? 0.9 प्लस I इज इक्वल्स टू 1.9। तो बताओ भाई I बराबर कितना हो गया? 1 एम्पियर आएगा नहीं आएगा देवताओं? आएगा ना। इसको उठा करके इधर पटको, तो 1.9 में से 0.9 को घटाओ, कितना आएगा? 1 एम्पियर आएगा। तो तीसरे का आंसर कितना लगाना है? 1 एम्पियर लगा लीजिएगा, यही आएगा भैया। ठीक है, देखो भाई फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ का क्या होना चाहिए? ये हो जाएगा। मैं एक बार वीडियो को चेक कर लूँ बच्चों, फिर उसके बाद में अपन लगातार काम करना चालू करते हैं। ओके, ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही मेरे को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोल रहा है। पढ़ लीजिए, आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा। और ये पेपर सभी के पास में होने चाहिए। टेलीग्राम चैनल आप सभी को पता है, वहां से आप क्या कर सकते हैं? पेपर ले सकते हैं ना। वहां पर बहुत सारे पेपर अपलोडेड हैं पहले से ही। कुछ एक क्वेश्चन पेपर तो मेरे बनाए हुए हैं, नोट्स भी सारे वहां पर अवेलेबल है। और लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। हाँ भाई, क्या है? आंतरिक त्रिज्या कैपिटल R की तांबे की एक लंबी नली में I धारा प्रवाहित हो रही है। नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र B का मान ज्ञात करो। बहुत बढ़िया। देखो, आंतरिक त्रिज्या अगर दे रखा है किसी नली के लिए, इसका मतलब भैया वो बीच में से खोखली है। क्या है? बीच में से खाली है। तो हमने बोला कि ये नली है, ये नली का छोटा सा भाग मान लो। ठीक, और इस नली में कितनी धारा जा रही है? आंसर है I। तो ये टोटल धारा, अब वो धारा कहाँ से जाएगी? सतह से ही जाएगी, क्योंकि अंदर तो खाली है, हवा में से धारा जाती नहीं है। ठीक है, और इसकी त्रिज्या जो भी है वो R दी हुई है। अब क्या बोल रहा है? नली के भीतर मतलब अंदर की तरफ, ये अंदर वाले भाग में चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो ये बात ध्यान में रखो, अगर मैं एम्पियर का नियम यूज करता हूं तो बोलता है कि जहां तक धारा का प्रभाव है वहीं पर ही चुंबकीय क्षेत्र देखा जाना चाहिए। यही तो है। ठीक, तो आप देखो बीच के अंदर कोई धारा है क्या? नहीं है, नली तो खोखली है। और खोखली नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? 0 होता है। ध्यान में रखिएगा। अगर ये भरी हुई होती तो अपन ने डेरिवेशन कर रखा है बच्चों, तब तो स्मॉल r के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है,
चलिए, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी खोखली नली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। इस चीज को ध्यान में रखो, ये डेरिवेशन मैंने करवा रखा है वैसे। 5वां देखिए, 5th क्या बोल रहा है, पृथ्वी की सतह पर नतिकोण का मान 90 डिग्री कहाँ होता है, सभी को पता होना चाहिए। ये कहाँ पर है, ध्रुवों पर है। ठीक है, कहां पर बच्चों, ध्रुवों पर। ध्यान में रखिए, व्यतिकरण किस प्रकार की तरंगों में संभव है। वाह भैया, हालांकि ऐसा सवाल आएगा नहीं क्योंकि ये थोड़ा अटपटा सा सवाल है, लेकिन ध्यान में रखिए, व्यतिकरण की शर्त तो पता है ना, स्रोत कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध। तो हम बोलेंगे कला संबद्ध तरंगों के मध्य, तरंगों के मध्य क्या होता है, व्यतिकरण होता है। कला संबद्ध लिखने का मतलब क्या हुआ, हमने 2 कंडीशन इंक्लूड कर दी। कौन कौन सी कंडीशन थी, पहली कंडीशन आवृत्ति समान होनी चाहिए, इनमें ऐसा ही होता है। दूसरा कलांतर समान होना चाहिए, कलांतर नियत रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कला संबद्ध का मतलब होता है, और हम यही व्यतिकरण की क्या बोलते हैं, शर्त बोलते हैं। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिखो कि व्यतिकरण ऐसी तरंगों के में होता है जिनके लिए आवृत्ति समान और कलांतर क्या हो, नियत हो। अदरवाइज आप एक वर्ड लिख दीजिए, क्या, कला संबद्ध तरंगे आवृत्ति समान होती है, कलांतर नियत रहता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फिर 7वां देखिए, धातु तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस राशि के अनुक्रमानुपाती होती है। 7वां है ना, धातु सतह से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस पर निर्भर करती है भैया, हम बोलते हैं, इस बात को समझिए कि जितना प्रकाश आ रहा है धातु सतह पर उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। 1 फोटोन आया 1 इलेक्ट्रॉन, 2 फोटोन आए 2 इलेक्ट्रॉन। कुछ इसी तरीके से आइंस्टीन ने समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं आपतित प्रकाश की तीव्रता के, ये क्लियर है ना, प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता के। और धारा और इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा कि आपतित प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। कौन भैया, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रकाश विद्युत धारा, एक ही बात है। ठीक है, हो गया, ये 7वां हो गया। 8वां देखिए, 2 सार्वत्रिक तार्किक द्वारों के नाम लिखो। हमें तो 2 ही पता है भैया, 2 ही होते हैं। कौन कौन से, नॉर गेट और नैंड गेट, और नैंड गेट। ठीक है, चलिए हो गया, ये डन हो गया। चलो 9th वाले पर चलते हैं। 9th कैसा है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाला सवाल है। क्या बोल रहा है वो, माध्यम की विद्युतशीलता तथा, अब ब्रैकेट है बीच में, के अनुपात को उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता बोलते हैं। भैया विद्युतशीलता क्या होती है और आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, आंसर है एप्सिलॉन। वो बोल रहा है माध्यम की सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हूं, एप्सिलॉन आर। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है, एप्सिलॉन आर होती है। अब समझिए वो क्या बोल रहा है, माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन, तथा निर्वात की विद्युतशीलता, किसकी बच्चों, निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात क्या होता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होता है। बात समझ में आई, तो क्या आएगा यहाँ पे, निर्वात की विद्युतशीलता, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिएगा, और हिंदी में क्या लिखेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। आगे देखो 10वां, चुंबकीय प्रवृत्ति काई तथा, एक मिनट ब्रैकेट आ गया है ना, चुंबकीय प्रवृत्ति ब्रैकेट तथा चुंबकन क्षेत्र के अनुपात के बराबर होता है। हाँ भाई, चुंबकीय प्रवृत्ति देखिए किस किस का अनुपात होती है, हम बोलते हैं इंस्पेक्टर बटा हवलदार के कॉन्सेप्ट से याद रखते हो, यही तो होता है। तो ये क्या है, चुंबकन तीव्रता, इसे क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता, तथा चुंबकन क्षेत्र का अनुपात क्या कहलाती है, चुंबकीय प्रवृत्ति। क्या ब्रैकेट में क्या लिखना है, आई लिखना है, और आई को आप हिंदी में क्या लिख कर के आओगे, चुंबकन तीव्रता लिख कर के आओगे। ठीक है, आगे देखिए 11वां, संदेश या सूचना को
एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए प्रयुक्त संचार व्यवस्था में 3 अवयव कौन कौन से हैं? सभी को पता है प्रयुक्त 3 अवयव। हाँ भाई, पहला क्या? प्रेषित्र, ट्रांसमीटर। दूसरा क्या? चैनल, माध्यम जिसे हम बोलते हैं। और तीसरा क्या? तथा अभिग्राही। यही तो है। अरे इसके अलावा थोड़ी और कोई अवयव बढ़ते हैं, है ना? तो कौन कौन से हैं? प्रेषित्र, चैनल और अभिग्राही। अभिग्राही तो दिया हुआ है, आपको प्रेषित्र और चैनल लिखना था 2 रिक्त स्थानों के अंदर। ठीक है, 11वां कंप्लीट हो गया, डन हुआ। चलिए अब 12वें के ऊपर चलते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं। ये उतार लिया होगा आपने हाथों हाथ, उसमें कोई दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है, पेपर सभी के पास में है ना बच्चों? हाँ भाई, तो शायद आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक तो आपको पता चल गया होगा कि क्या डिसीजन आया होगा, है ना? चलिए 12वां देखते हैं। v बराबर 200√2 साइन 100t, ये v की वैल्यू है। 200√2 साइन 100t है, पाई नहीं लगा हुआ। वोल्ट का विद्युत विभव, सॉरी प्रत्यावर्ती विभव किसी प्रत्यावर्ती अमीटर द्वारा 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र से जोड़ा गया है। अमीटर का पाठ्यांक तथा VRMS का मान ज्ञात करो। अमीटर क्या नापता है बच्चों? अमीटर नापता है धारा, और चूंकि प्रत्यावर्ती अमीटर है इसलिए वो धारा का कौन सा मान नापेगा? IRMS। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो एक तो ये आपको IRMS ज्ञात करना है, एक वो बोल रहा है कि VRMS भी ज्ञात कर लो। लगे हाथ VRMS भी ज्ञात कर लो। VRMS तो यहां से हो जाएगा क्या? ये क्या होता है बताओ? VM होता है क्या? और ये हो गया VM/√2। यही बोलोगे। 200√2 में भाग लगाओ √2 का, ये लो रामायण खत्म। कितना आएगा? 200 वोल्ट। VRMS तो आ गया। ठीक है, IRMS कहाँ से निकालोगे? या तो मेरे को क्या पता हो? प्रतिरोध पता हो? प्रतिरोध तो होगा ही नहीं, इसमें C है। तो फिर मेरे को क्या पता होना चाहिए? XC। ठीक है, XC क्या होता है वो समझिए, वो होता है 1/ωc। ठीक, तो जब मैं IRMS लिखूंगा तो मेरे पास में एक ही कॉन्सेप्ट होगा, क्या? VRMS/XC। अरे धारा यही तो होते हैं, वोल्टता बटे प्रतिरोध वाला कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ पे प्रतिघात आ जाएगा, धारित्य प्रतिघात। फिर VRMS ऐसा का ऐसा, XC का फॉर्मूला ये 1/ωc। तो ωc कहाँ जाएगा देवताओं? ऊपर, सीधी सी बात है। चलिए VRMS थोड़ी देर पहले निकाला 200। ओमेगा क्या होता है? साइन ऑफ ओमेगा टी। साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 100 है। ठीक है, C का मान दिया हुआ है 10 की घात कितना? -6 लिख दो क्या? कितना हो जाएगा रे देवताओं? 2 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर। ध्यान में रखिए ये क्या है? IRMS। ठीक है, 2 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर। डन। चलिए, तो ये था 12वां सवाल। 13वां भी देख लो लगे हाथ। 5000 एंगस्ट्रॉन्ग तरंगदैर्घ्य की फोटोन की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य, ये नहीं आना चाहिए, आवृत्ति लिखा हुआ होना चाहिए। डी ब्रोगली आवृत्ति तथा ऊर्जा ज्ञात कीजिए। चलो हटाओ, तरंगदैर्घ्य तो वो की वो लिख दीजिएगा, 5000 एंगस्ट्रॉन्ग की रहेगी। ऊर्जा क्या होगी रे? तरंगदैर्घ्य दी हुई हो तो hc/λ। कतरा है नहीं भाई, कहीं पर भी कर सकते हो। H का मान कितना? 6.62 गुणा 10 की घात -34। C का मान 3 गुणा 10 की घात 8। और जो तरंगदैर्घ्य दे रखी है 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, मतलब 10 की घात -10। ऊर्जा है तो जूल में लिख लीजिएगा। ठीक है, 3 गुणा 10 की घात प्लस का 8 है, ये बात और ध्यान में रखो भाई। पता चल गया ना? ये सॉल्यूशन आपको ही करना है। ठीक है, चलिए ये डन। चलो 14th वाला देखिए। 14th क्वेश्चन। हाँ,
14th क्या है, कार्बन 12 के नाभिक की बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अरे वाह भाई, बंधन ऊर्जा ईबी बराबर होता है डेल एम सी स्क्वायर, टेक्निकली और फॉर्मूला वाइज तो यही होता है, ठीक। लेकिन हम डेल एम किस में निकालते हैं बच्चों, आप सभी को पता है एएमयू में निकालते हैं या फिर यूनिट में निकालते हैं, है ना, परमाणु द्रव्यमान मात्रक में निकालते हैं। और जब आप द्रव्यमान एएमयू में निकालते हो तो फिर ऊर्जा निकालने का सीधा सा तरीका क्या, द्रव्यमान क्षति को डायरेक्ट गुणा कर दो 931 से। मैंने हर बार आपको बताया, ये सी स्क्वायर छोड़ो, ठीक है। क्या करोगे, द्रव्यमान जो क्षति है उसको डायरेक्ट किससे गुणा करना है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर दो, एनर्जी आ गई। सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब देखो क्या बोल रहा है वो, प्रोटोनों का द्रव्यमान उसने लिख रखा है कि प्रोटोन का द्रव्यमान कितना लिखोगे, 1.00727। आप सभी को पता है हम ये इतना ही लेते हैं। न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान उसने लिख रखा है, एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.00866, यही मैंने आपको बताया था वैसे। और उसके न्यूक्लियस का वास्तविक द्रव्यमान कितना है, 12 AMU है ना, 12 AMU है। देखो मैं कैलकुलेशन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं तरीका क्या होगा, क्योंकि कैलकुलेशन तो लंबी हो जाएगी। आप सबसे पहले तो निकालिए कुल प्रोटोनों और कुल न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, उसमें कितने हैं, तो आप बोल रहे हैं कार्बन 12 है या 14 है, कार्बन 12 है। कार्बन 12 में 6 तो प्रोटोन होते हैं और 6 ही क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं। यही तो ना, द्रव्यमान संख्या 12 है, द्रव्यमान संख्या 12 है और परमाणु क्रमांक 6 है। परमाणु क्रमांक 6 है तो 6 प्रोटॉन, और 12 में से 6 गए तो 6 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो द्रव्यमान क्षति कैसे निकालोगे वो देखिए। द्रव्यमान क्षति होगी बच्चों, हम लिखते हैं Z इंटू MP प्लस A माइनस Z इंटू MN माइनस न्यूक्लियस का वास्तविक द्रव्यमान, यही तो होता है, ठीक है। चलिए काम करते हैं। तो Z का मान कितना, 6, MP का मान 1.00727 प्लस A माइनस Z मतलब 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 वापस से 6 ही हो गया क्या, और MN 1.00866 माइनस M न्यूक्लियस, वास्तविक द्रव्यमान तो 12 था, द्रव्यमान क्षति, और वो भी किसमें, यूनिट में, ठीक है। लेट्स सपोज कीजिए, कैलकुलेशन तो आपको खुद को करनी है, मैं बोल रहा हूँ सपोज कीजिए ये कितना आ रहा है, x यूनिट आ रही है। सॉल्व करने पर कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिलेगी, डेल एम की वैल्यू कुछ ना कुछ तो मिलेगी ना। तो फिर आप बंधन ऊर्जा EB कैसे निकालोगे, इस x यूनिट को गुणा कर दीजिएगा 931 और यहाँ पर मात्रक क्या लगाएंगे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पता चल गया क्या करना है, जो भी मान आए यूनिट्स के अंदर उसको उठा करके यहाँ रखो और उसको किससे गुणा कर देना, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से गुणा कर देना, आपको क्या मिल जाएगी, बंधन ऊर्जा मिल जाएगी। तरीका यही है, इसी पैटर्न पे आप सारे सवाल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके ऑल राइट, 15वां देखिए, अच्छा सवाल लग रहा है मुझे, इसको तो उतार दो, डन है। हाँ देखो आगे क्या बोल रहा है, 15th में बोल रहा है कि यदि किसी टीवी टावर की ऊंचाई 21% बढ़ा दी जाए तो प्रसारण दूरी कितनी प्रभावित होगी। वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलिए टीवी टावर की ऊंचाई 21% बढ़ा रहे हैं, तो हमने बोला प्रारंभिक ऊंचाई, समझिएगा प्रारंभिक ऊंचाई कितनी माने, h मान लेते हैं, ठीक है। अगर प्रारंभिक ऊंचाई h है तो प्रसारण दूरी कितनी, प्रसारण दूरी को अपन मान के चल रहे हैं d, ठीक है। इसे d1 लिख लो आप एक बार के लिए, है ना। तो d1 होगा कितना, फॉर्मूला समझिए, d1 इज इक्वल टू होगा √2RH। डन। चलिए नेक्स्ट केस में चलते हैं। अब अपन बढ़ा रहे हैं 21% अधिक, तो नेक्स्ट केस है हमारे पास में कि अंतिम ऊंचाई लिख लेता हूं मैं, अंतिम ऊंचाई कितनी, प्रारंभिक ऊंचाई में कितना बढ़ाओ 21%, तो 21/100 h और कर दो। अरे 21% का मतलब यही तो हुआ ना, 21/100,
हैं, इतना जोड़ो, कितना आएगा भाई 121 H बटा 100 देवताओं। कुल मिलाकर के मैं 1.21 H लिख सकता हूं। ये अंतिम ऊंचाई है H डैश, ठीक। और जब ये अंतिम ऊंचाई है तो फिर प्रसारण दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रसारण दूरी d2 क्या हो जाएगा देखिए, √2, फिर r के ऊपर कोई प्रभाव नहीं, h समझिए, h कितना 1.21 H हो गया। अब h नहीं रहा वो, अब कितना H डैश, और H डैश कितना भैया 1.21 H। अगर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो गया, 1.21 होता है 1.1 का वर्ग, करके देख लो, 1.1 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 1.21 आएगा, ठीक है। तो हमने लिखा 1.1 और अंडर रूट में वापस वैसा का वैसा 2RH ही रह गया, क्या ये निकाल लिया मैंने बाहर 1.1 के रूप में, ठीक है, पता चला, क्लियर। अब देखो कितना परिवर्तन आ गया है प्रसारण दूरी में, तो हम बोलेंगे प्रारंभ की 1.1 गुना हो गई है। एक तरीका तो ये, परसेंटेज देख लो कि कितना, तो हमने बोला प्रसारण दूरी में परिवर्तन, प्रसारण दूरी में परसेंटेज चेंजेस क्या है भाई, d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय d1 इंटू 100। अंतिम प्रसारण दूरी माइनस प्रारंभिक प्रसारण दूरी डिवाइडेड बाय प्रसारण दूरी, प्रारंभिक प्रसारण दूरी। अरे यही तो होता है ना, लाभ निकालते हो तो क्या करते हो, वक्र मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, यही तो करते हो, वक्र मूल्य माइनस क्रय मूल्य डिवाइडेड बाय क्रय मूल्य, है ना। चलिए देखो विक्रय मूल्य मतलब 1.1 और इसकी जगह मैं d लिख दूं क्या, d1, 1.1 d1 माइनस d1 डिवाइडेड बाय d1 इंटू 100, ठीक है। 1.1 d1 में से 1 d1 घटाओ, कितना आएगा 0.1 d1 डिवाइडेड बाय d1 इंटू 100, और परसेंटेज में चल रहा है ये सारा मामला। बात समझ में आई। यदि प्रसारण दूरी को 21%, यदि ऊंचाई को 21% बढ़ा दिया जाता है तो प्रसारण दूरी 10% बढ़ जाती है भाई, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। हो गया डन, 15 हुआ क्लियर, डन हुआ। चलिए 16 देखिए, विभवमापी का सिद्धांत, ये सारी चीजें मैं आपको अच्छे से करवा चुका हूं। विभव प्रवणता की परिभाषा क्या भाई, विभवमापी तार के एकांक लंबाई पर विभव पतन ही क्या कहलाता है, विभव प्रवणता x, एकांक लंबाई पर विभव पतन v डिवाइडेड बाय l, करते हो नहीं करते हो रे, या VAB डिवाइडेड बाय l। हाँ, विभवमापी का मानकीकरण किस प्रकार किया जाता है, याद आ रहा है क्या, मानक सेलों की सहायता से हम मानकीकरण करते थे, है ना। E बराबर XL लिखा करते थे और फिर X बराबर E बटा L या E0 बटा L लिखा करते थे। मानक सेल कौन कौन से बच्चों, कैडमियम सेल, लेक्लांसियो डेनियल सेल, ये क्या है, मानक सेल हैं, ध्यान में रखिएगा, याद रखोगे ना। चलिए, विभवमापी द्वारा प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये शायद अपन ने लास्ट वाले वीडियोस में भी कर रखा है, मैंने आपको समझाया था। 17वां निलंबित कुंडली धारामापी, ये पिछली बार आ चुका है, नामांकित चित्र बनाना है, और क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि धारामापी की कुंडली में प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप के समानुपाती होती है। अरे देवताओं, यही तो होता है, धारामापी में प्रवाहित धारा विक्षेप के समानुपाती। कैसे करते हैं भाई, टो बराबर टो करके, याद आ रहा है क्या, जल्दी से बता रहा हूँ। टो क्या भाई, बलाघूर्ण, कुंडली में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो एक बलाघूर्ण लगता है, क्या भाई, टो बराबर MB, और M क्या होता है NIA, और ये भी अधिकतम बलाघूर्ण की बात कर रहा हूँ, और ये किसके बराबर होगा, C फाई के, ऐसा ही था क्या, अरे यही था ना। तो फिर I बराबर आप क्या लिखते थे, C डिवाइडेड बाय NAB इंटू फाई, इसको क्या लिखते हैं K, तो I बराबर K फाई, I समानुपाती फाई। बताओ भाई देवताओं, यही तो था ना, प्रवाहित धारा उत्पन्न विक्षेप के क्या होती है, समानुपाती, ठीक। अभी इसके लिए शुरुआती आप काम कर लीजिएगा, लेकिन तरीका तो यही है ना, तरीका यही है। चलिए आगे इसका अथवा देखिए 17वें का, समचुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। समचुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर बल का व्यंजक कितना होता है भाई, F बराबर ILB sin थीटा, करते हो नहीं करते हो,
ठीक है, वो वाला काम करना है। बल की दिशा के लिए दाहिने हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड, दाहिने हाथ की हथेली का नियम कौन सा था? थप्पड़ वाला नियम। क्या होता है? अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा धारा की दिशा को, तो इस हथेली का लंब किसको? आरोपित बल को, उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को। वापस से, दाहिने हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र, अंगूठा धारा, तो फिर हथेली पर बनने वाला लंब कहाँ की ओर जा रहा है? ऊपर की ओर। वो किसको बताएगा? बल को, चुंबकीय बल को। हाँ भाई, 18वां देखो, 18वां न्यूमेरिकल है। देवताओं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। इन चीज़ों को पता नहीं कितनी बार कर लिया है अपन ने, अब तक तो रट जानी चाहिए। रटनी तो क्या, दिमाग में वैसे ही रह जानी चाहिए, अरे ये है, ओह ऐसे ऐसे करेंगे। चलो आगे देखो 18वां। किसी व्यतिकरण प्रतिरूप में प्रकाश की अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात, अधिकतम तीव्रता आई मैक्सिमम, न्यूनतम तीव्रता आई मिनिमम का अनुपात कितना है? 9:1। ऐसे हर एक सवाल आप कर सकते हो, हमने हर बार 3 पेपर में इसी तरीके के सवाल किए। तो व्यतिकरण उत्पन्न करने वाली तरंगों के आयामों का अनुपात और तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, होगा नहीं होगा? इसको क्या लिखोगे? के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, कैपिटल लिखो या बड़ा लिखो, कोई सॉरी स्मॉल लिखो, कोई पता नहीं है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर बराबर कितना भाई? 9/1। कैसे के गया? A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ क्या मैं? ये क्या है? 3/1 का होल स्क्वायर है, नहीं है? दोनों तरफ क्या लोगे? वर्गमूल। वर्गमूल लेते ही क्या आएगा भाई? A1 प्लस A2, यहाँ पर क्या? A1 माइनस A2 बराबर कितना? 3/1। डन। चलिए वज्र गुणा कर दीजिए। A1 प्लस A2 गुणा होगा किससे? 1 से, ये तो इतना ही रह गया। इसको 3 से गुणा करो, कितना आएगा? 3A1 माइनस का 3A2, यही है। चलो काम करो। A1 प्लस A2 बराबर, ओहो ये तो कर ही चुके। देखो ये 3A2 इधर लेकर के आ जाओ, प्लस का हो जाएगा। इस A1 को उठा करके दूसरी तरफ ले आओ, तो हमने लिखा 3A2 प्लस A2 बराबर हो जाएगा 3A1 माइनस A1, ऐसा ही होगा। 3A2 मतलब 4A2 बराबर कितना? 2A1। हमें क्या चाहिए? A1 बटा A2, A1 बटा A2। तो A1 तो इधर ही रहने दो, A2 का भाग लगाओ, तो ये कितना होगा? 4/2। मेरे हिसाब से तो 2/1 आ गया क्या? व्यतिकरण करने वाली तरंगों के आयामों का अनुपात इतना है, तो फिर व्यतिकरण करने वाली तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात क्या होगा? आयामों के अनुपात के वर्ग के, मतलब A1 का स्क्वायर बटा A2 का स्क्वायर कर देता हूँ, कैसे के तो कट ही जाएगा, स्क्वायर करो कितना आएगा? 4/1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसे ही होगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा। वैसे ठीक तरीका यही है, इसी को ही फॉलो करोगे। ठीक, कैलकुलेशन देख लीजिएगा बच्चों। यंग के एक व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई, लो भाई इस बार फ्रिंज चौड़ाई दे दी, जगह नहीं है। अथवा वाला बता रहा हूं, एक हो चुका है ना। 18वें में देखिए अथवा वाला पार्ट, क्या बोल रहा है वो देखो। यंग के व्यतिकरण प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई बच्चों बीटा होती है 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर। फिर क्या बोल रहा है? यदि स्लेटों के मध्य की दूरी को दुगना कर दिया जाए, ले भाई यहाँ पे तो चेंजेस है क्या भाई? जब आप बीटा लिखोगे तो ये क्या होता है? लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये है पहले वाले सिचुएशन के लिए। अब सिचुएशन नंबर 2 है, के सेकंड की बात कर रहा है वो। यदि क्या बोल रहा है भाई? स्लीटों के मध्य की दूरी, बच्चों स्लीटों के मध्य की दूरी होती है स्मॉल d, तो ये कितनी हो जाए? प्रारंभ की दुगनी, ये लो ऐसा। तथा पर्दे व स्लीट के मध्य की दूरी को आधी, पर्दे व स्लीट की मध्य की दूरी होती है d। अब इसमें क्या कर दिया जाए? प्रारंभ की आधी कर दी जाए, तो फिर फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी? लो भाई नई फ्रिंज चौड़ाई बीटा डैश बराबर, तरंग दैर्घ्य में तो कोई परिवर्तन नहीं है, क्या होगा? लैम्डा कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d, और डैश लगा लो। चलो परिवर्तन देखो, लैम्डा कैपिटल D की जगह मैं लिखूंगा D/2 और D डैश की जगह लिखूंगा 2D।
ठीक, गौर कीजिए, लैम्डा कैपिटल टी डिवाइडेड बाय डी बीटा होता है क्या? और इसमें किसका भाग लग रहा है? 2 दूनी 4, 4 का भाग। बीटा कितना? 2 गुणा 10 की घात -4, उसमें किसका भाग लगाओ? 4 का। इतना तो कर ही लोगे, अरे इतना विश्वास तो कर ही सकता हूँ आप लोगों पर, हैं? कर लीजिएगा ये कैलकुलेशन, 1/2 या 0.5 गुणा 10 की घात -4 मीटर आएगा भैया। हो चुका 19वां सवाल। बताओ बताओ, नहीं बताओ, पढ़ो एक बार के लिए, जल्दी से पढ़ लो। 19वां सवाल देखो, बताने लायक है नहीं है बताओ। मेरे हिसाब से तो अब ये परमाणु वाले सवाल इतने कर लिए हैं कि आप खुद ही थक गए होगे कि बार बार यही सवाल करने हैं क्या मैं। हालांकि इसी तरीके के सवाल आते भी हैं, इससे सिंपल ही आएंगे तो बहुत टफ दे रखे हैं, देखा जाए तो इससे सिंपल ही आएंगे। क्या है? हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें कक्ष से संक्रमण होने पर बामर श्रेणी की स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग संख्या का मान ज्ञात कीजिए। ओके बच्चों, तरंग संख्या है 1/λ होती है, ठीक है। और इस रेखा की तरंगदैर्घ्य भी ज्ञात कीजिए, दोनों ही ज्ञात करनी है, लैम्डा और 1/λ दोनों ज्ञात करनी है। सबसे पहले देखते हैं 1/λ क्या होगा। बामर श्रेणी के अंदर मतलब n1 फिक्स हो गया 2, और कौन से हाइड्रोजन परमाणु के पांचवें कक्षक से, मतलब n2 का मान तो 5 ही है ना। तो फिर क्या होगा भैया सीन, तो हम बोलेंगे 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। डन, सारे मान दिए हुए। इसका मान कितना? 1.097 गुणा 10 की घात -7। यही करते हुए आइए, रखो और काम करो, ठीक है। चलो हो जाएगा। और अदरवाइज अगर मैं ऐसा नहीं देखता हूं तो और क्या देखता हूं भाई, मैं लिख लेता हूं भाई कि लैम्डा, इसको सॉल्व करो, मैं लैम्डा तो निकाल ही देता हूं। 1/λ निकालना है, ये क्या होती है? तरंग संख्या होती है, ठीक है। और इसको सॉल्व अगर करें तो n1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर तो होता है 4, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा कितना देवता हूँ? 25 का 100, 25 में से 4 गए तो 21, ये हो जाएगा भाई 1/λ, है ना, 0.21 फिर लैम्डा क्या हो जाएगा? 100/21 इंटू 1/r। 1/r की वैल्यू आपको बता रखी है मैंने, 912 एंगस्ट्रॉम, है ना। ओके, मैंने माइनस का 7 बोल दिया था क्या? प्लस का 7 है वो, याद रखना, ठीक है। हाँ, और ये कितना भैया? 21 63 21 4 84, 4 पॉइंट समथिंग से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तरंग दैर्घ्य आ जाएगी। तरंग संख्या यहाँ से निकाल लीजिएगा और ये तरंग दैर्घ्य, या फिर ये आ जाए तो फिर इसका उल्टा कर लीजिएगा, जैसा भी आपको सही लगे। हाँ, आगे देखो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की अल्पतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। बामर श्रेणी की अल्पतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा, भाई देखो बामर के लिए क्या अल्पतम के लिए आनी चाहिए अनंत से 2 में, है ना। n2 का मान कितना? अनंत होना चाहिए, तो फिर लैम्डा जो है उस समय न्यूनतम प्राप्त होगा। तो मैं बोलूंगा 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/n1 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर तो इनफाइनाइट ही होगा, और 1/∞ 0 होता है, तो 1/λb इज इक्वल्स टू होगा बच्चों r/4। तो इसका मतलब लैम्डा बी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4/r। ध्यान रखिए, ये बामर श्रेणी की क्या है? न्यूनतम तरंगदैर्घ्य है। इसको किससे? 912 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा। तब लाइमन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी के लिए अल्पतम तरंगदैर्घ्य लैम्डा के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब लाइमन श्रेणी की भी निकालो, क्या? अल्पतम तरंगदैर्घ्य लाइमन कौन से पे आता है? तो देखो लाइमन पहले नंबर पे आता है, तो लाइमन के लिए मैं क्या लिखूंगा? n1 का मान तो 1 है, n2 का मान कितना भाई? अनंत। उसके लिए 1/λ लाइमन लिख लो, बराबर क्या? r 1/n1 का स्क्वायर माइनस अनंत का स्क्वायर, तो वापस से वही हो जाएगा, ये खत्म हुआ। 1/λ लाइमन के लिए निकाल रहा हूँ, बचे हुए के लिए खुद कर लेना भाई, r हुआ। तो फिर लैम्डा लाइमन इज इक्वल्स टू कितना? 1/r। ठीक, गौर कीजिए, मेरी बात को समझना। ये क्या है? लैम्डा बी बराबर 4/r है, जबकि लैम्डा एल बराबर 1/r है।
इन दोनों में संबंध क्या है, एक में दूसरे का भाग लगा दो, सबसे सिंपल तरीका। क्या करो, एक में दूसरे का भाग लगा दो। लगाऊं क्या, तो देखो लेमडा लाइमन बटा लेमडा बामर, लेमडा लाइमन 1/r, लेमडा बामर कितना है 4/r, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/4 हो गया, है ना। तो लाइमन जो है वो क्या है, बामर की तरंग दैर्घ्य का 1/4 है। बिल्कुल सही बात है ना। बामर की तरंग दैर्घ्य को किससे 1/4 से गुणा कर दो, 4 से 4 कट जाएगा, 1/r ही आएगा। बिल्कुल सही निकाला अपन। इस तरीके से आपको संबंध देखना है, वो ऐसा बोल रहा है। ठीक है, चलिए तो लाइमन के लिए मैं कर चुका हूं, ब्रैकेट के लिए आप कुछ खुद कर लोगे। ब्रैकेट में क्या होता है, लाइमन बामर पाश्चन, फिर ब्रैकेट और फुंड, तो ब्रैकेट चौथे नंबर पे आ गया, मतलब ब्रैकेट के लिए n1 का मान कितना लिखोगे 4, n2 का मान अनंत। ठीक है, अच्छा सवाल है, हालांकि ऐसे सवाल आएगा नहीं, इतना दिमाग नहीं लगाएंगे यार बीएससी वाले, ये सवाल आएगा नहीं वैसे। ठीक है, लेकिन सवाल अच्छा है, वाकई में बढ़िया। देखो 20वां ट्रांजिस्टर प्रवर्धक करवा चुका हूँ बच्चों, वीडियो देखिए, मैंने बहुत तसल्ली से बनाए हैं ये वीडियो, कार्यविधि मैं करवा चुका हूँ। और ये देखो AV बराबर बीटा RL/RI यही होता है, इसको सिद्ध करना है ना। सिद्ध करने को बोल दे या निकालने को बोल दे, बात एक ही है, वोल्टा लाभ भी निकालना है, वो तो आना ही आना है, ऐसा ही होता है। हाँ, पूर्ण तरंग दृष्टकारी, मैं आपको बोल रहा हूँ दृष्टकारी सारे याद कर जाइएगा, अर्ध तरंग, पूर्ण तरंग और सेतु, ये सारे याद कर जाओ, देख लो पेपर में मिलेगा आपको एक सवाल ये। ठीक है, लेंज का नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, क्या होता है लेंज का नियम वैसे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उसके स्वयं की उत्पत्ति होती है। भंवर धाराएं, अगले वाले में भंवर धारा है, भंवर धारा के उपयोग भी आप लिख सकते हो, क्या भाई, प्रेरण भट्टी के अंदर लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक ब्रेक में लिख सकते हो, रुद्रदौल धारा मापी में लिख सकते हो, ऊष्मा पारे उपचार में लिख सकते हो, कोई से भी लिख दीजिएगा। भंवर धाराएं होती क्या हैं कि जब एक धातु का स्थूल टुकड़ा परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, गति करता है, तो उसके संपूर्ण आयतन में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करधार धाराएं प्रेरित होती हैं, जिन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। वे इसकी गति का विरोध करती हैं। विद्युत द्विध्रुव करवा चुका हूँ, एग्जाम में देखने को मिलेगा, अक्ष और निरक्ष में से कोई सा एक देखने को मिलेगा। अच्छा सवाल है, टिक लगा लीजिएगा, ये बहुत बढ़िया सवाल है 22वां। गाउस का नियम, अपरिमित आवेशित चालक पट्टिका, चालक पट्टिका नहीं, अचालक पट्टिका ध्यान में रखिएगा, पर ध्यान में रखिएगा वो आएगा। फिर परावैद्युत पदार्थ एवं वैद्युत ध्रुवण से क्या अभिप्राय है। अरे भाई, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, वास्तविकता में कुचालक होते हैं जिनमें धारा तो प्रवाहित नहीं होती, लेकिन विद्युत क्षेत्र में रखने पर वे क्या प्रदर्शित करते हैं, विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं, क्या कहलाते हैं, परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, और क्या बोल रहा है, वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण क्या होता है, जब किसी परावैद्युत पदार्थ को या किसी पदार्थ को हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो फिर उसके अंदर उत्पन्न हुआ प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण ही क्या कहलाता है, ये आपका ध्रुवण कहलाता है ना, वैद्युत ध्रुवण कहलाता है। आंशिक रूप से भरे, ये आएगा, आंशिक रूप से भरे परावैद्युत पदार्थ की स्थिति में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ध्यान में रखना, ये आएगा ही आएगा। क्या था भाई, FC बराबर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, था नहीं था, मेरे को तो मुख जबानी याद है, तुम्हें कितना याद है भगवान जाने भाई। 23वां, लेकिन याद करोगे, ये मैंने बताया था, अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं, रिवीजन वाले वीडियोस सारे देखे हैं, ठीक है, वहाँ पर मैंने करवा रखा है। दो माध्यमों को पृथक करने वाली गोलीय सतह वक्रता त्रिज्या, ये चांसेस कम है, ये चांसेस कम है कि ये आए, नहीं आएगा। दो माध्यमों को पृथक करने वाली एक गोलीय सतह पर अपवर्तक के लिए बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और वक्रता त्रिज्या के मध्य संबंध नहीं, ये कोर्स में नहीं है अभी। बचे हुए ये दोनों सवाल आएंगे बच्चों, प्रिज्म वाला सवाल आना ही आना है, ध्यान में रखो, और विवर्तन में या फिर व्यतिकरण में से आएगा ही आएगा, आप सभी को पता है आएगा, ठीक है। हाँ, ये रेखीय चौड़ाई जो है ना, केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई, ये नहीं याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। रीजन क्या है, RBSC की बुक में नहीं है, CBSC में जरूर रही है, ठीक। तो आपको ये चौड़ाई याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये जरूर आता है विवर्तन के अंदर, क्या भाई, कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए आवश्यक शर्त है क्या,
है ना, पता है ये निम्निष्ठ के लिए एन लैम्डा लेकर के चलते हैं, ए साइन थीटा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा का कॉन्सेप्ट चलता है, और उच्चिष्ट के लिए 2n+1 λ/2 का कॉन्सेप्ट चलता है। तो इस चीज को मत भूलिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अपना 5वां पेपर जो है वो पूरा हो चुका है। 5 मॉडल टेस्ट पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, 5 बचे हुए हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, चिंता न कीजिए। चलिए वीडियो को यहीं रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो करना बनता है। अभी तक नहीं किया क्या, कर लो जल्दी से।